हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 9 मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस 2024 के लिए कंप्लीट बुक के। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको हरियाणा बोर्ड क्लास 9th के किसी भी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस या मॉडल पेपर सॉल्यूशन की वीडियो देखनी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। उसके अलावा आपको एक वेबसाइट बता देता हूं जो आपके काफ़ी काम आएगी, cclchapter.com। गूगल पर जाकर ये नाम सर्च कर लेना CCL चैप्टर, और इसमें ऊपर ही वेबसाइट आएगी पहले नंबर पे। इस वेबसाइट पर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपको पढ़ाता हूँ किसी भी सब्जेक्ट के, वो सारे आपको इस वेबसाइट पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन में लिखे हुए मिल जाएंगे। उसके अलावा मॉडल पेपर्स जो आते हैं विद आंसर की, ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स, सिलेबस, मार्किंग स्कीम, सब कुछ इस वेबसाइट पर देखने को मिलेगा। तो विजिट कर लेना, जो आपको जो है ये वेबसाइट काफ़ी हेल्प करेगी एग्जाम टाइम में, या बिना एग्जाम भी जो है हेल्प करती है। आने वाले क्लासेज में भी काम आती रहेगी ये वेबसाइट। अब देखते हैं चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। इसमें जो क्वेश्चंस है ये सिमिलर कंसेप्ट के क्वेश्चन आ सकते हैं। ये मत सोचना कि ये जैसे 0.47 बार है तो क्या यही आएगा सेम टू सेम, ऐसा नहीं होता। कुछ भी जो है बार रख सकते हैं, बट जो कंसेप्ट है मेन होता है कंसेप्ट का। जिस फॉर्मेट में आपने इसको सोल्व किया है सेम फॉर्मेट में उसको भी सोल्व करना है, सेम ऐसे ही वैल्यूज पुट करनी रहेंगी। बट फॉर्मेशन जो होती है, जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो आपको समझ आ जाएंगे इस वीडियो से। हर चैप्टर के 10-12 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, और उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस जरूर करनी है। अगर आप प्रैक्टिस करके जाते हो अच्छे से तो आपको जो है एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी। एग्जाम बहुत ही ज़्यादा ईजी लगेगा आपको। और प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर मेरे को मत बोलना कि सर हमने तो देखे ही नहीं थे क्वेश्चंस। अब देखते हैं P/Q की फॉर्म में लिखना है 0.47 को। ठीक है, यहाँ पे कोई भी वैल्यू दी जा सकती है, तो ध्यान रखना है, इनको सोल्व कर लेना। 1 नंबर का ये क्वेश्चन, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ। इसको जो है रैशनलाइज करना है, इसको यहाँ पे भी डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। देखो इस तरीके से मैं जो बता रहा हूँ ना, ये आ गया ये आ गया, सेम कंसेप्ट होगा दोनों के अंदर। बट आपको सोच मतलब दिमाग तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैथ है यार, मैथ में दिमाग नहीं लगाओगे तो कौन से सब्जेक्ट में लगाओगे फिर। वट विल बी गेट आफ्टर रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर ऑफ। इसका भी जो है रैशनलाइज करना है बेसिकली, और फिर बताना है कि क्या जो है आउटपुट रहेगा। वैल्यू बतानी है 3 + √3 और 2 + √2 की, इनकी जो है मल्टीप्लाई करके क्या जो है आंसर आएगा, सोल्व करके दिखाना है प्रॉपरली। ठीक है, फाइंड वन रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। 3 और 4 के बीच में एक रैशनल नंबर आपको बताना है। एवरी रैशनल नंबर इज इंटीजर। क्या हर एक रैशनल नंबर जो है इंटीजर होते हैं? ट्रू या फॉल्स में से चूज करना है। सिंप्लीफाई जो है, इसको सिंप्लीफाई का मतलब है जैसे ये था ना, इसमें तो ये था आपका जो है अलग टाइप का थोड़ा फॉर्मूला यूज होगा, मल्टीप्लाई वगैरह। इसमें जो है a + b a - b वाला जो कंसेप्ट है वो यूज करके आप इसको सोल्व कर सकते हो और आंसर निकाल सकते हो। यहाँ पे भी ऐसा ही है, सिंप्लीफाई करना है 2^2/3 और 2 की पावर मल्टीप्लाई में बीच में ये, और 1/5। तो इस तरीके से आपको इसको सोल्व करना है। इस वाली इक्वेशन को भी एक्सप्रेस करना है 0.333 यानी 0.3 बार इन द फॉर्म ऑफ P/Q। P/Q की फॉर्म में आपको इसको शो करना है, जहां पर Q 0 नहीं होनी चाहिए। इसको भी जो है शो करना है 0.999 को P/Q की फॉर्म में। इसको भी जो है 0.6 बार को P/Q की फॉर्म में शो करना है। कई सारे क्वेश्चन है अलग अलग वैल्यूज के, ताकि आप प्रैक्टिस कर पाओ, और इसी टाइप से के क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं पोलिनोमियल। फैक्टराइज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको फैक्टराइज करना है 6x² + 5x - 6। तो इसको जो है फैक्टराइज करना है। ये वाला जो है इसको भी फैक्टराइज करना है। ये वाला आसान है, फॉर्मूला ये आपका है ना, तो फॉर्मूले के बेसिस पे ये सारा का सारा। ये तो फॉर्मूले को मतलब जो जब सोल्व करोगे तो इजीली आप निकाल सकते हो इसको। 64 मीटर क्यूब - 343 मीटर क्यूब। तो इसको भी जो है फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने आने चाहिए आपको, किस तरीके से करने हैं, फॉर्मूला लगाना है या सिंपल हो जाएंगे वो आपको सोचना पड़ेगा। x² अपॉन में 100 - y², इसको फैक्टराइज करना है। ये जिन क्वेश्चन पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा हुआ मिले समझ लेना, वो बार बार आ रहे हैं एग्जाम में, तो उनको थोड़ा अच्छे से कंसेप्ट को समझ के जाना। ठीक है, 8a की क्यूब। यहाँ पे देखो ये स्क्वायर वाला नहीं देंगे, क्योंकि स्क्वायर वाला तो आसान हो जाता है, क्यूब वाला देते हैं। ये क्यूब वाले फार्मूले पता होंगे तो तुम इजीली जो है सोल्व कर सकते हो। वैसे फैक्टराइज करने सीख के जाना तो दिक्कत होगी भी नहीं आपको। इवेलुएट करना है मल्टीप्लाई को विदाउट डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन। सीधी गुणा नहीं करनी आपको। क्या करना है 100 + 3 नहीं, यहाँ पे शायद 105 भी होगा, 105 + 2 ये भी कर सकते हो आप इसमें। 105 + 2 और 105 - 2 यानी कि 103 हो जाएगा, एक साइड 107 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको सोल्व कर सकते हो आप यहाँ पे।
और यहाँ पे अलग जो है कंसेप्ट भी यूज कर सकते हो। मतलब इसको डिवाइड करना है बेसिकली इस टाइम में आपको। फैक्टराइज करनी है ये वाली इक्वेशन को पूरा, इसको भी फैक्टराइज करना है, इसको भी फैक्टराइज करना है। देखो यहाँ पे ये सेम ही आ गया शायद, है ना, यूजिंग आइडेंटिटी। यहाँ पे भी आपको सेम कंसेप्ट है, मतलब यह कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है यूजिंग आइडेंटिटी। यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करनी, और इस वाले केस में भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करनी, फॉर्मूला लगा के सीख के जाना। प्रैक्टिस करोगे तो आपको ईजी लगेंगे सारे क्वेश्चन, नहीं प्रैक्टिस करोगे तो दिक्कत होनी है फिर। विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन ऑफ क्यूब, यहाँ पे क्यूब नहीं कैलकुलेट करनी, और आपको सीधा जो है बिना क्यूब मतलब निकाले उनकी, जैसे 28 गुना 28 गुना 28 कर दिया तो यहाँ पे जो आ गया प्लस में माइनस में फिर गुणा करके, वो वाला प्रोसेस नहीं करना। उसके अलावा आप जो है इसको सोल्व करना है बिना उस मेथड के। 102 के स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी 100 + 2 का स्क्वायर a + b का स्क्वायर हो जाएगा ये, और इस तरीके से आपको सोल्व करना है। यहाँ पे k की वैल्यू निकालनी है, फॉर विच x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल x² + x + k। तो ये जो है x - 1 का फैक्टर है, तो ये आपको k की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। ये MCQ में भी पूछे जाते हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चन। जीरो जो px की जीरो 3x + 1, तो यहाँ पे जो है px क्या है 3x + 1 है, तो हमें सोल्व करना है इसको। ये तो आसान है, ये वाला कंसेप्ट तो मैंने MCQ में भी कराया था आपको। इसको जो है 0 मान लेना है, 3x + 1 को = 0, और यहाँ पे बस x की वैल्यू है, यहाँ पे इधर -1 हो जाएगा, अपॉन में 3 हो जाएगा, तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। ये तो छोटा सा है, 1 नंबर या 2 नंबर में आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। कोएफिशिएंट ऑफ x² इन 2 - x² + x³ इज, तो क्या होगा कोएफिशिएंट, यहाँ पे फैक्टर बताने हैं इसके। वैसे तो देख के समझ आ रहा है किसकी क्यूब हो रखी है ये, है ना, और ये वाली भी समझ आ जाएगी थोड़ी थोड़ी सी, अगर तुमने थोड़ी बहुत पढ़ के जानी है। अगर ये स्क्वायर क्यूब इजी रखने हैं ना, तो आपको लगभग ये मान लो 10 तक का, ज़्यादा नहीं मैं कह रहा, 10 तक की जो है क्यूब पढ़ के जानी है। उससे आगे की पढ़ो ना पढ़ो तुम्हारी मर्जी है, बट 10 तक की जरूर पढ़ लेना, वो हेल्प करेंगे आपको, ठीक है। व्हाट इज द प्रोडक्ट बताना है, x + 4 और x + 10 का क्या प्रोडक्ट होगा, तो ये होगा x² + 14x + 40। आगे बढ़ते हैं, आगे जो है हमारा राइट जो है इसमें x - 2/3y, इसकी जो पावर -3 है, इन एक्सपेंडेड फॉर्म, इसको एक्सपेंड करके लिखना है हमको। ये वाला चैप्टर सबसे आसान है और अच्छे क्वेश्चन आते हैं इसमें से, बड़े से ठीक से नंबर के। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, यहाँ पे क्वाड्रेंट का कंसेप्ट सीख के जाना। वैसे तो मैंने सिखा दिया था MCQ वाली वीडियो में भी काफ़ी सारी चीज़ें, वीडियो नहीं देखे तो देख लेना या डिस्क्रिप्शन के लिंक से। इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू द पॉइंट -2 4 3 -1 -1 0 1 2 लाई, वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग दैम ऑन द कार्टेशियन प्लेन। तो उसको जो है वो दिया जाएगा शायद आपको स्कूलों में, उसमें आपको भर के भी दिखाना पड़ेगा ये चीज़, है ना। पेंसिल लेके जाना, पेंसिल से बनाना है ये वाला, इसमें चैप्टर में जो भी डायग्राम बनेंगे ना ये इस टाइप के, तो ये आपको सारे के सारे पेंसिल से ही बनाने हैं, ठीक है ना। कहीं तुम अपनी मर्जी से कुछ भी बनाते रहो। यहाँ पे भी सेम है, बस इसमें टेबल बना के दे दिया। पॉइंट जैसे है ना -2 4, यहाँ पे -2 -3 3 7 3 1 ऐसे करके दे रखे हैं ये वाले पॉइंट भी, बस टेबल बना के कन्फ्यूज किया जा रहा है। यहाँ पे भी सेम है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइज इन द कार्टेशियन प्लेन। तो इसमें जो है नाम बताना है हर एक पार्ट का। -5 और 7 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। क्वाड्रेंट वाला कंसेप्ट यही है इसमें पूरा सारा गेम। सबसे आसान चैप्टर है आपकी बुक का, एक्स, और ये वाली होती है वाई। अब 5 है, पॉजिटिव में है, पॉजिटिव इधर की साइड होता है, इसमें इधर, मतलब इधर की साइड में ऊपर पॉजिटिव होगा, इसमें इधर पॉजिटिव होता है। अब 5 होगा इधर वाली साइड, -7 होगा नीचे वाली साइड, नीचे इसका इधर माइनस होता है, इसका इधर होता है। तो यहाँ पे ये क्वाड्रेंट है, 4th क्वाड्रेंट, तो 4th में लाई करेगा। पॉइंट 0 0 वेयर x एक्सिस एंड y एक्सिस इंटरसेक्ट इज कॉल्ड। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे बिल्कुल 0 0 पे मिड पे, इसको हम क्या कहते हैं, डेफिनेशन बता दो इसकी। एक्सिस का एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ 6 - 4 इज, तो क्या होगा वो बताना है। ये फिगर देखो, इसमें से आपको क्या करना है, डायग्राम देख लो, इसमें से कोऑर्डिनेट बताने हैं b के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, पहले x के कोऑर्डिनेट लिखे जाएंगे -5 और फिर लिखे जाएंगे 2, क्योंकि y का पॉजिटिव है, ठीक है। ये हो जाएंगे b के कोऑर्डिनेट। द पॉइंट आइडेंटिफाइड b कोऑर्डिनेट है -3 और -5, -3 ये वाला है और -5 ये वाला है, तो कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा इसका e। द एब्सिस का ऑफ पॉइंट d का आपको यहाँ पे निकालना है। इस तरीके से सोल्व करना है, आसान है ये वाला चैप्टर काफ़ी ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी आपको सेम ही निकालना है, वैल्यूज फाइंड आउट करनी है इनकी। अगला चैप्टर देख लो, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स।
यहाँ पे जो है फाइंड द 4 सॉल्यूशंस फॉर द इक्वेशन 2x + y = 7। 4 सॉल्यूशन बताने हमको जिसमें हम जो है इसको जो है सोल्व कर सकते हैं। जो इक्वेशन है वो प्रूव होनी चाहिए। द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर होल हैज़ द पैरामीटर दे रखा है रेक्टेंगुलर होल का 250 मीटर। अगर कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स एट द रेट 12 पर मीटर स्क्वेयर इज 18,000 रुपये, फाइंड द हाइट ऑफ द होल। तो हमें होल की हाइट फाइंड करनी है। अगर ये कह रहे हैं, देखो पैरामीटर दे दिया हमको, ठीक है, और पैरामीटर के बाद में यहाँ पे बोल रहे हैं कि 12 रुपये पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से 18,000 रुपये लग रहे हैं, यानी कि दीवार को हटा दो। ये आपको थोड़ा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है हमारा, ये दिमाग लगा के करना है। यानी कि इन्होंने खोल दिया है हमको, ठीक है। होल क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे अब स्क्वायर रेक्टेंगुलर होल है, देखो इन्होंने रेक्टेंगल बता दिया कि रेक्टेंगल है ये। अब इस रेक्टेंगल में आपको क्या करना है, जमीन वाला एक साइड का जो पैरामीटर है वो दे ही दिया इन्होंने कि होल का जो पैरामीटर है, सॉरी यहाँ पे जो है फ्लोर को तो हटाना, फ्लोर में पेंट नहीं होना, ऊपर की दीवारों में पेंट होना आपका। उसकी जो कॉस्टिंग निकाली है तो उसको जो है 18,000 रुपये है, ठीक है। 18,000 को पहले तो 12 से डिवाइड कर लो, वैल्यू आएगी कुछ, और उस वैल्यू से आपको पता लग जाएगा कि इसका जो जहाँ पे पेंट हुआ वो कितना एरिया था, तो उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो। पैरामीटर भी दे रखा है, तो हमें हाइट निकालनी है, सिर्फ h निकालनी है। सॉल्यूशन देखो 2x + 1 = x + 3, इसको सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे सोल्व द इक्वेशन को सोल्व करना है, सेम जैसे हुआ इसमें ही होगा। और साथ में जो है यहाँ पे नंबर लाइन पर और कार्टेशियन प्लेन पर भी इसको रिप्रेजेंट करना है, दोनों पर। सोल्व द इक्वेशन 2x + 8 = 0, और इसको भी सेम ऐसे ही दोनों जगह रिप्रेजेंट करना है। 4 डिफरेंट सॉल्यूशन निकालने हैं इस इक्वेशन के लिए। वैल्यू ऑफ p की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। x 2 दे रखा है, y 1 दे रखा है, तो क्या हो जाएगी वैल्यू ऑफ p, x की जगह 2 दर 2 तो हो जाएगा 4, प्लस में 3 हो जाएगा, तो p की वैल्यू हो जाएगी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इज नॉट अफेक्टेड व्हेन द सेम नंबर इज एडेड और सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ द साइड ऑफ द इक्वेशन। सही है या गलत है, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री। अगर आपको हार्ड लग रहा है, ये समझ नहीं आ रहा, ये चैप्टर एग्जाम में भी कुछ खास आप प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है, मतलब 1 नंबर 2 नंबर का देते हैं, उससे ज़्यादा देते भी नहीं है इस चैप्टर को, तो चाहो तो स्किप कर लो। अगर आपको जो है मैथ पढ़ने में दिक्कत है, ये चैप्टर छोड़ सकते हो आप, ठीक है। बाकी ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे। व्हाट इज सेकंड पोस्टुलेट ऑफ यूक्लिड, राइट द फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ यूक्लिड। फर्स्ट पोस्टुलेट कहती है स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, लाइन एंड एंगल्स। इसमें जो है पहला क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज 2 लाइन इंटरसेक्ट। तो हमको उस पॉइंट का नाम बताना है जहां पर दोनों लाइन ये इंटरसेक्ट करती है। गिव आर डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म। डेफिनेशन देनी है, पैरेलल लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होता है। डिफाइन सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, ये एंगलों की कई सारे नाम है ना एंगलों के, वो पढ़ के जाना, काम आते हैं वो। गिव इट्स 2 एग्जाम्पल ऑल्सो, इसके 2 एग्जाम्पल देने, यानी एंगल बताने हैं कितने कितने के, कंसिडर कर सकते हो इसमें। यहाँ पे एक डायग्राम दिया है जिसमें ए बी जो पैरेलल है सी डी के, यानी कि ये लाइनें पैरेलल दिख भी रही है तुमको, ये वाली लाइनें, और यहाँ पर जो है y/z जो है दे रखा है, y का और z का रेशो, वो है हमारा 3:7। तो हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये वाले एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है। z भी दे रखा है और ये y का जो है रेशो दे रखा है। अब ये आपको पहले तो एक स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी पूरी कि ये इतना होता है, 180 डिग्री होता है ये वो, और उसके बाद आप इनको सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें भी आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 लाइनें ए बी, ये वाली लाइन और ये वाली 3 लाइनें पैरेलल दे रखी है। अब उसके अलावा ये कह रहे हैं कि ये जो है ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर दिख भी रही है डायग्राम से आपको, एंगल भी दे रखा है यहाँ पे, ये है 55 डिग्री का एंगल। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, तीनों की जो वैल्यूज है वो आपको फाइंड आउट करनी है। देखो ये 90 है, ये भी 90 होगा, सीधी सी बात है। जेड तो आराम से निकल गया, 90 - 55 कर दो तो ठीक है, जो भी आएगा वो आपका जो है आंसर हो जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे दिमाग लगाना है कि इधर वाली प्रॉपर्टियां मैच कराओ फिर उनकी, और फिर इजीली यहाँ पे सोल्व कर पाओगे। बिना प्रॉपर्टी मैच कराए नहीं कर सकते। वैसे और भी जुगाड़ है कई सारे, आप लगा सकते हो, डिपेंड ऑन यू कि तुम क्या सोचते हो। जैसे ये वाला है, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का डिफॉल्टली, क्योंकि पैरेलल है, ठीक है। अब ये वाला एंगल आपका निकल जाएगा, तो ये वाला एंगल होगा, ये जेड वाला, जेड तो हो जाएगा 35 डिग्री का, ठीक है। उसके बाद में ये 35 हो गया, मैं थोड़ा इरेज करता हूँ, ये जेड आ गया 35 डिग्री, ये वाला 90 डिग्री का है। अब 90 और 35 जोड़ लो, 90 और 35 कितने होते हैं, 125, ठीक है। 125 और टोटल एंगल, अगर एक ट्राइंगल का देखें, एक ट्राइंगल तो बन रहा है यहाँ पे, तो कितना होता है 180 डिग्री। 180 में से घटा दो 125 को, तो कितना बचेगा आपका, तो जितना बच रहा है उसमें ये वाला एंगल निकल जाएगा। अब उसको और y को जोड़ दो,
तो वो 180 होना चाहिए। अब ये एंगल था ही आपके पास ऑलरेडी वैल्यू, तो इस तरीके से y निकल जाएगा। फिर ऐसे ही जो है आगे प्रोसीड कर सकते हो। यहाँ पे फिर आगे देखो आगे किस तरीके से करना है, ये वाला y निकालने के बाद में ये पूरा ट्राइंगल, ये एक पूरा, इसको पूरा एक ट्राइंगल कंसीडर करो। जैसा हमने यहाँ छोटा करा है इसको बड़ा कर लो ट्राइंगल को। z का एंगल पता है, ये भी पता है, ये एंगल निकाल लो और फिर x की वैल्यू निकल जाएगी। थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस और बड़े जो है क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, तो इस तरीके से आपको इसको सोल्व करना है। मैंने एक फॉर्मेशन समझा दिया कैसे सोल्व करना है, कैसे एंगल निकलेंगे आपके, कहीं कहीं पे उल्टा सीधा दिमाग लगाते रहो इसमें। आगे देखते हैं, ये एक डायग्राम हमको दे रखा है जहां पर पी क्या जो है परपेंडिकुलर है पी एस के, ठीक है, ये दिख ही रही है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। एक्स का एंगल ये है, ये वाला 28 है, ठीक है, ये वाला वाई है और ये वाला 65 डिग्री का कोण है। अब यहाँ पे जो है इसको एक्स और वाई की वैल्यू आपको यहाँ पे फाइंड करनी है। अगर यहाँ पे सिंपली आप देखते हो, कई सारे लॉजिक आप लगा सकते हो, वैसे इसमें प्रॉपर्टी लगानी पड़ेंगी एंगल्स की आपको। बिना एंगल की प्रॉपर्टी थोड़ा हार्ड होगा ये आपका क्वेश्चन, तो एंगल की प्रॉपर्टी पढ़ के जाना, इसीलिए काम आती है वो एंगल की प्रॉपर्टी आपकी, ठीक है। वैसे अगर सिंपली सोल्व करना हो तो आप ये कर सकते हो कि यहाँ पे देखो ये 90 डिग्री है, ये तुम्हें पता है, ये वाले को 65 में से यहाँ पे जो है निकाल लो इसको, इस वाले एंगल को। 180 का तो होता है स्ट्रेट लाइन पे, 180 में से 65 घटा दो, ये वाला एंगल आपका निकल जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे जो है और क्या बनेगा, ये एंगल ट्राइंगल, ये दे रखा है ना आपको 28 डिग्री का, ये एक ट्राइंगल है। अब इसको इसको और इसको यहाँ पे भी एक एंगल बना लो, इन तीनों को जोड़ोगे 180 डिग्री बन जाएगा। अब 180 बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो है इसी तरीके से आगे जो है इसको प्रोसीड आउट करना है ट्राइंगल्स को, और इस प्रॉपर्टीज को बढ़ाते हुए आप जो है इनको सोल्व कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे जो है हमको प्रूव करना है ए सी जो है, ए सी ये वाली जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक की, और बी डी जो है, ठीक है, बी डी ये वाली, तो ये जो लाइनें हैं ये बराबर हैं। डायग्राम देख ही रहे हो, ये प्रूव करना है आपको, और कई बार आ चुका है, लगभग पेपरों में देखा गया ये क्वेश्चन। इसको समझ के जाना, याद करके जाना। अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली, सही है या गलत है वो बताना है बस आपको। नेक्स्ट चैप्टर देखो ट्राइंगल्स, ट्राइंगल्स में ट्राइंगल का एरिया निकालने वाला फॉर्मूला जरूर करके जाना, सबसे काम का है वो आपके। प्रूव दैट एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल, प्रूव करने हैं। सो दैट द एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्रीज, प्रूव करके दिखाना है कि इक्विलेटरल जो ट्रायंगल है उसके तीनों एंगल जो है 60-60 डिग्री के होते हैं, वो बताना है। कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल बनाना है, बी सी दे रखा 8 सेंटीमीटर, एंगल बी दे रखा है 45 और ए बी माइनस ए सी दे रखा हमको 3.5 सेंटीमीटर। तो हमको एक ट्रायंगल बना के दिखाना है इनका। ए बी सी इज अ ट्रायंगल राइट एंगल एट सी, A line align through the midpoint M of hypotenuse AB and parallel to BC intersect AC at D, so that हमको दिखाना है कि D जो है midpoint है AC का, AD जो है परपेंडिकुलर आना चाहिए, आई थिंक ये AC पर है, CM बराबर जो है MA, ये बराबर जो है हाफ AB के हैं। तो ये तीनों प्रॉपर्टी दिखानी है। यहाँ पे भी एक ट्राइंगल बनाना है, ट्राइंगल बनाना सीख के जाना, जैसे हमने ऊपर बनाया सेम कंसेप्ट पे है, बस वैल्यूज थोड़ी बदली गई है यहाँ पे। यहाँ पे जो है डायग्राम देखो, यहाँ पे जो है डायग्राम में कहा गया है कि डी जो है एक पॉइंट है जो आपको दिख ही रहा है ऑन साइड बी सी एंड ट्राइंगल ए बी सी सच दैट ए डी जो है ए सी के पैरेलल है। ए डी यानी कि ये वाली लाइन जो है ए सी के पैरेलल है, सॉरी पैरेलल नहीं इक्वल है मतलब लेंथ में, और इन गिवन फिगर। तो हमें प्रूव करना है कि ए बी जो है बड़ा है ए डी से, ठीक है, ए बी यानी ये वाली जो लाइन है ए डी से बड़ी है, तो वो साबित करके दिखानी है हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है, एंगल निकालने हैं बी और एंगल सी निकालना है, ये हमको प्रॉपर्टीज दे रखी हैं। यहाँ पर फाइंड करना है अगर ये जो है ट्राइंगल पी क्या ओ आर जो है, ये प्रॉपर्टी है, मेरे को ध्यान नहीं आई अभी कौन सी थी, कॉन्ग्रुएंट या ऐसी कुछ सिंबल होता है इनका। तो ट्राइंगल सी बी ए है, तो उस केस में ये किसके कौन सा किसके बराबर होगा वो साबित करना है। यहाँ पे भी एक ट्राइंगल बनाना है, इसमें पैरामीटर भी दे रखा है 10 सेंटीमीटर का। द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ साइड ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इज, तो वो कितना होता है। टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल वी मस्ट नो एटलीस्ट 8 से कितने पार्टों का पता होना चाहिए वो बताना है। द सम ऑफ एनी 2 साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज मोर देन, यहाँ पे आएगा मोर देन द थर्ड साइड, तीसरी साइड से ज़्यादा होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं क्वाड्रिलेटरल्स। इफ द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन सो दैट इट्स रेक्टेंगल, अगर पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बराबर है तो हमें साबित करना है कि एक रेक्टेंगल है। सो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ABCD is a quadrilateral in which P, Q, R, S are midpoint of the side ABCD, AB, BC, CD and DA। AC जो है डायगोनल है, सो दैट करना है हमको कि SR जो है पैरेलल होगा AC के, और SR जो है हाफ AC के बराबर भी होगा। P, Q, SR के, ये सारे जो है ना बड़े बड़े स्टेटमेंट जिनमें दिख रही हैं, लॉन्ग क्वेश्चन है ये, और ज़्यादातर आपको आपका NCERT का जो मैथ है उसमें से मिल जाएंगे क्वेश्चन ये देखने को।
इफ टू साइड ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर पैरेलल प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है कि रिमेनिंग टू साइड्स आर इक्वल, दोनों साइड बराबर होंगी, दोनों डायगोनल जो है बराबर होंगे। सो दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, हमको ये शो करना है। यहाँ पे ये डायग्राम दे रखा है और इसमें जो है एंगल भी दे रखा है, ये वाला CAD 50 डिग्री का है, तो एंगल ACD हमको निकालना है। ACD कौन सा एंगल होगा, AC और D, ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है इसमें। आगे बढ़ते हैं, अगला जो है द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल आर, तो वो कितने होते हैं वो बताना है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा सर्कल। प्रूव दैट साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल, ये प्रूव करना है। इस टाइप का डायग्राम आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, वैल्यू एंगल बदले जा सकते हैं, उस चीज़ का तुम ध्यान रखना। एंगल ABC 69 डिग्री दे रखा है, एंगल ACB 31 है, तो हमको जो है फाइंड करना है एंगल BDC। BDC कौन सा है, BD और C, ये वाला एंगल हमको फाइंड करना है। कई बार ये वाला भी पूछ लेते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से हमको इनको फाइंड करना है। वैसे ये वाला आसान है, ये वाला फाइंड करके आप जो है इसको आगे प्रोसीड आउट कर सकते हो, क्योंकि फिर ये एंगल निकल जाएगा ना आपका। तो कई सारी चीज़ें हैं, इस तरीके से आप इनको सोल्व आउट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, आर रोलर 120 सेंटीमीटर लॉन्ग हैज़ अ डायमीटर 84 सेंटीमीटर टू लेवल अ प्लेग्राउंड, इट टेक्स 500 कंप्लीट रिवॉल्यूशन, डिटरमाइन द एरिया ऑफ प्लेग्राउंड। तो हमें एरिया प्लेग्राउंड का एरिया निकालना है। पहले तो इस रोलर का निकालना है पूरा, कि इसका डायमीटर दे रखा भी तो हमको, तो इसका एरिया कितना है, मतलब इसका पैरामीटर कितना रहेगा। उसके बाद में जो है इसके रोल्स को गुणा कर लेना और सोल्व हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे देखो लेंथ दे रखी है, डायमीटर दे रखा है, डायमीटर को पहले रेडियस में बदलना, उसके बाद में करना, कहीं तुम सीधा पेल दो इसको क्वेश्चन को फिर गलत करके बैठे रहो। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर, तो वो कैसे होते हैं वो बताना है। यहाँ पे भी एक स्टेटमेंट दे रखी है, एंगल दे रखा है 100 डिग्री का, और हमको फाइंड करना है एंगल OPR। OPR ये कौन सा एंगल हो गया, एंगल OPR। अच्छा ये वाला एंगल जो है आपको फाइंड आउट करना है, ये वाला एंगल कितने का होगा। इसमें प्रॉपर्टियां लगेंगी, बिना प्रॉपर्टी नहीं होगा ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाले क्वेश्चन में भी आपको जो है एंगल दे रखा है, ये वाला दे रखा है 60 डिग्री का, ये वाला दे रखा है 30 डिग्री का। अब आपको क्या करना है, एंगल ADC फाइंड करना है, AD और C, ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है, यहाँ पे कितना का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सर्कल की जो है फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कोर्स होती है, बिल्कुल गलत बात है ये। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा हीरोइंस फॉर्मूला। ये वाले चैप्टर से कुछ खास उम्मीदें नहीं होती, बस ये 2 क्वेश्चन पढ़ के चले जाना काम से, के तो यही है। इसमें से मतलब एक 5वां चैप्टर है, एक 10वां है, जिनमें से कम मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, जिसकी 2 साइडें दे रखी हैं, पैरामीटर जो है 42 है, तो एरिया निकालना ट्राइंगल का। साइड ऑफ ट्राइंगल आर इन रेशो 3, 5, 7 एंड इट्स पैरामीटर इज 300, तो इसका एरिया निकालना है हमको। ये जो है ऐसे जो स्टेटमेंट वाले हैं ये MCQ में भी दे देते हैं कभी कभी इनको। सरफेस एरिया, ये वाला चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी मिलेगा, और ज़्यादातर जो फॉर्मूले याद रखने हैं कोन के, ठीक है, कोन वाला, स्फीयर वाला, ठीक है, ये वाले जो है थोड़े ध्यान रखना अच्छे से, इन वालों में ही डाउट होते हैं ज़्यादातर टाइम, ऐसे ही इनको इन्हीं टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलते हैं हमको। यहाँ पे हमको जो है वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन जो है रेडियस दे रखी है और हाइट दे रखी है, वॉल्यूम निकालनी है कोन की, ठीक है। द हाइट ऑफ कोन दे रखी है यहाँ पे इतनी, वॉल्यूम भी दे रखी है, अब रेडियस निकालनी है। बस फॉर्मूला सेम रखना है, कंसेप्ट सेम रखना है, जहाँ पे जो चीज़ नहीं दे रखी है एक्स मानो और फिर जो है उसके साथ में उसको प्रोसीड करो फॉर्मूले को और सोल्व कर दो बस उसको। वॉल्यूम दे रखी है राइट सर्कुलर कोन की, और डायमीटर भी दे रखा है, ऑफ इट्स बेस इज 28 सेंटीमीटर। हमको हाइट भी निकालनी है, स्लैंट हाइट भी निकालनी है, और कर्व्ड सरफेस एरिया भी निकालना है, तीनों चीज़ें निकालनी है इसकी मदद से। कौन टेंट जो है 10 मीटर हाइट पे है एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस। पहले जो है ना इनमें ये जिस टाइप के क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं इस चैप्टर में, इनके डायग्राम भी बनाने हैं सबके, कहीं तुम डायग्राम ना बनाओ एग्जाम में, डायग्राम बनाने हैं और वो भी पेंसिल से बनाने, पेन से मत छाप के आ जाना, ठीक है, कहीं फिर बोलो कि सर ने नंबर काट लिए हमारे। स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट, स्लैंट हाइट निकालनी है, और कॉस्ट ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट, और आपको जो है फिर टेंट बनाने के लिए कॉस्ट भी निकालनी है। इफ़ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवस 70 रुपये है, तो उसके हिसाब से कैलकुलेट करनी है। इनर डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर वेल 3.5 मीटर, इट इज़ 10 मीटर डीप। फाइंड, हमको फाइंड करना है कि इसका इनर कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होगा और कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग कितनी होगी। 40 मीटर पर स्क्वायर के हिसाब से कितना जो है चार्जिंग लग जाएगी। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर विद रेडियस आर विल बी, फॉर्मूला पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया निकालना है हेमिस्फीयर का, 21 सेंटीमीटर इसकी रेडियस दे रखी है।
फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर हुज सरफेस एरिया, सरफेस एरिया दे रखा है, रेडियस कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला लिख लेना सरफेस एरिया का, उसके बराबर में 154 रख देना, सोल्व करना और आपका जो है यहाँ पे रेडियस आ जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर देखो स्टैटिस्टिक्स, इसमें से बड़े क्वेश्चन आते हैं, इसमें से भी इसमें जो है एक टेबल दी जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो आपको उसके बिहाफ पे आपसे अलग अलग चीज़ें पूछी जा सकती हैं। जैसे यहाँ पे जो है लाइफ टाइम दे रखा है 400 नियॉन बल्ब्स का, उसके बिहाफ पे आपको क्या करना है, इन्फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम की मदद से दिखाना है। और हाउ मैनी लैम्प हैव अ लाइफ टाइम ऑफ मोर देन 700 आवर्स, 700 घंटे से ज़्यादा का लाइफ टाइम कितने बल्बों का है, ठीक है, वो कितनों का है। यहाँ पे नंबर ऑफ लैम्प्स दे रखे हैं जो इससे ज़्यादा चल रहे हैं, तो इनको तीनों को जोड़ दो तो ये आपका जो है हाई, मतलब 700 घंटे से ज़्यादा का इनका लाइफ टाइम है, ठीक है। और ऊपर वाले में आपको हिस्टोग्राम बना के दिखाना है इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 30 स्टूडेंट का ब्लड ग्रुप दे रखा है 9th क्लास के, हमको जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट दिस डाटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की मदद से आपको इसको शो करना है डाटा को। यहाँ पे जो है 6400 प्लान दे रखे हैं बजट्स के अलग अलग चीज़ों के, तो रिप्रेजेंट करना है बार ग्राफ के ऊपर एक बार तो, और फिर जो है ऑन विच आइटम दे स्पेंड मोर, कौन से आइटम पे वो ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं वो भी हमको यहाँ पे मेंशन करना है। क्लास मार्क ऑफ क्लास 140 to 150 इज, तो क्लास मार्क इसमें क्या होगा वो आपको मेंशन करना है यहाँ पे, ये भी इजी है, MCQ टाइप में भी पूछा जा सकता है ये वाला। तो मैंने टोटल आपको सारे चैप्टर करा दिए हैं जिनमें से आपके इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस थे वो आपको देखने को मिल सकते थे। ये चैप्टर 12 कैसे हो गया शायद, अच्छा हाँ 12 ही थे, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपके ये थे आपके टोटल चैप्टर जिनमें से आपके एग्जाम में आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते थे। आई होप समझ में आ गया होगा। इनकी प्रैक्टिस करने के लिए वेबसाइट से भी देख सकते हो, cclchapter.com, वहीं से पढ़ाता हूँ सारी चीज़ें मैं आपको। उसके अलावा जो है अगर आपको वीडियो से ही देखना है तो भाई वीडियो से देख लो, बट इनको प्रैक्टिस करके जरूर जाना, इसके बिहाफ पर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा मॉडल पेपर की वीडियो भी देख लेना मैथ की, क्योंकि अब की बार केस स्टडी और असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन जो कि नए हैं और जिनसे बच्चे डरे हुए हैं काफ़ी सारे, तो अगर आपको भी डर लग रहा है तो आप भी वो मॉडल पेपर वाली वीडियो देख लेना, उसमें मैंने समझा रखा है। देखो वैसे तो हार्ड नहीं आएगा, अगर आप ये क्वेश्चन करके जाओगे वो वाले क्वेश्चन इनसे तो आसान ही आने वाले हैं, डरना नहीं है उनसे, कहीं तुम सोचो पता नहीं क्या आ गया। आसान है बट कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, बिना कंसेप्ट के बिना फॉर्मूले के वहाँ वो क्वेश्चन आपके सोल्व नहीं होंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, और हाँ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि सारे अपडेट आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेंगे। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।